Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the third chapter of history. It is your fourth chapter in the old book and in the new book it's your second chapter, and the name of the chapter is In the Earliest Cities. And under this chapter we are discussing about the Indus Valley civilization, and we have seen that this civilization was highly advanced civilization. Everything was planned, the streets, the houses, the drains, everything was planned simultaneously, and the city was very much developed and advanced. And we have also discussed about the life in the city, which group of people used to live in the city. The first were the rulers who were there to plan the city. Everything was planned by the rulers. It is highly probable, it's not 100% sure, but it is the probability that the planning was done by the rulers. Then there were scribes were those people who used to write, and they used to write on the seals, because at that time seals were very much important, बिकॉज सील्स जो थे उन पे ट्रेडिंग में वो यूज़ होता था. एज आई टोल्ड यू किस तरह से उसको यूज़ किया जाता था. उसके अलावा ये राइटिंग का काम अदर मटेरियल्स पे भी रिटन वर्क जो है वो स्क्रिप्ट्स के तरफ से ही किया जाता था. और अदर देन दीज रूलर्स एंड स्क्रिप्ट्स देयर वर क्राफ्ट पर्सन्स. द क्राफ्ट पर्सन्स वर वेरी स्किल्ड पीपल, skilled men and women who were engaged in different kind of activities. Different kind of things were made by these craft persons, and in this period we see that so many new crafts emerged, like stone weights बनते थे, then stone के blades बनते थे, देन बीड्स हुआ करते थे. ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट वर्क था. और यहाँ पर हम क्राफ्ट वर्क में ये भी देखेंगे कि किन चीज़ों से जो क्राफ्ट के आर्टिकल्स बनते थे वो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता था. वो कई बारी स्टोन के बने होते थे, कई बारी शेल के बने होते थे, और कई बारी वो मेटल के बने होते थे. अब जो मेटल यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, हमने जिसको पिछले चैप्टर तक जिसको डिस्कस किया, दैट वाज स्टोन एज. उस समय पीपल वर नॉट नोइंग अबाउट एनीथिंग अबाउट द मेटल्स. ठीक है. और सारा था, एवरीथिंग वाज द टूल्स, द वेपन्स, एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड बाय द स्टोन, है ना. इसलिए उसको स्टोन एज कहा जाता है. और स्टोन एज के बाद जो आता है वो हमारा ये मेटल जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो जब मेटल के बारे में लोगों को पता चल जाता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, इनका यूज़ किया जाने लगा टूल्स और वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, वेसल्स बनाने में. ठीक है. तो इसमें ज़्यादातर जो टूल्स और वेपन्स बनते थे वो कॉपर और ब्रॉन्ज के बनते थे. और जब जहाँ पर हम ऑर्नामेंट्स या वेसल की बात कर रहे हैं वो कौन बनाता था, वो बनते थे गोल्ड एंड सिल्वर जैसे जो प्रीसियस मेटल्स होते हैं उनसे. ठीक है. और बीड्स जो थे वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. जो बीड्स थे वो एक तरह का रेड स्टोन होता था. उसी रेड स्टोन को कट करके फिर उसको शेप दिया जाता था, पॉलिश किया जाता था, फिर उसके बीच में एक होल किया जाता था. इस तरह से बीड्स बनते थे. और इसके अलावा स्टोन के ब्लेड्स भी हमें देखने को मिले हैं, स्टोन के वेट्स भी हमें देखने को मिले हैं. और ये वेट्स जो होते थे वो बहुत ही एक्यूरेट होते थे, बिल्कुल प्रिसाइजली उनको बनाया जाता था. और ये भी एक तरह के स्टोन से ही बनते थे. और इनसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो मटेरियल्स देते थे उनके वेइंग की जाती थी, उसको वेट मेज़र करने के लिए उसका यूज़ किया जाता था. ठीक है. और इसी तरह से जो हड़प्पन्स थे उन्होंने पॉट्स भी बहुत सारे बनाए. क्या क्या चीज़ अगर हम क्राफ्ट में देखें तो कौन कौन सी चीज़ें बन रही थी क्राफ्ट वर्क में. जैसे कि सील्स हमने पहले ही देखा,
देन सील्स के अलावा और क्या बन रहा था, दिस बीड्स, देन ब्लेड्स, देन स्टोन वेट, है ना, स्टोन के वेट्स बन रहे थे। और इसके अलावा पॉट्स भी थे, ठीक है। जो पॉट्स थे वो कैसे होते थे, जो पॉट्स होते थे वो ब्लैक डिजाइन से उन पर बना होता था पॉट्स के ऊपर में, ठीक है। और इसी समय हमें ये भी ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जिससे पता चलता है कि कॉटन का भी यूज होता है। जैसे ऐसे कॉटन के जो क्लोथ का जो रिमेन्स मिला वो मेड़गढ़ में मिला है, जो कि आज से करीब करीब 7000 ईयर्स अगो का वो है। जो कपड़े का जो रिमेन मिला है वो आज से 7000 ईयर्स अगो का है। और इस तरह से हमें जो हड़प्पन साइट्स है वहाँ पे भी कॉटन क्लोथ्स के रिमेन्स मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि पक्का पता चलता है कि कॉटन वहाँ पर प्रोड्यूस होता था। जैसे स्पिंडल वॉल्स जो है, स्पिंडल वॉल्स मिलते हैं। ये स्पिंडल वॉल्स क्या होते हैं, हम उस दिन ये भी हमने डिस्कस किया था ना कि जैसे जो जो कॉटन जो कि ग्रो होता है क्रॉप के फॉर्म में, उसकी पहले थ्रेड बनाई जाती है। जो थ्रेड बनाने के लिए, स्पिन करने के लिए यही स्पिंडल वॉल्स जो है वो काम आते हैं। और ये जो स्पिंडल वॉल्स वहाँ पे मिले हैं वो किस मटेरियल के बने हुए थे, या तो टेराकोटा के थे जो कि एक तरह का सॉइल ही होता है, और या फिर फेंस के बने हुए थे। और फेंस हमने बताया था क्या होता है, फेंस जो होता है वो एक तरह का जैसे सैंड और गम को मिला दिया जाए और फिर उसको एक शेप दिया जाए, तो उस तरह से जो भी शेप दिया जाता है वो उसी शेप में रहता है। क्योंकि गम मिला हुआ है, ग्लू जो है जो कि बहुत ही स्टिकी होता है, तो उसके कारण से ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसी तरह के रहते हैं। फिर उसको ग्लेज किया जाता है, शाइन किया जाता है, और इस तरह से उसका सरफेस जो है वो ग्लॉसी बन जाता था, ठीक है। तो स्पिंडल वॉल्स जो मिले हैं वो इसी मटेरियल के बने हुए मिले हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो इसके समय में हमें इस टाइम के बारे में हमें पता चलता है वो है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का क्या मतलब हुआ, स्पेशलिस्ट का मतलब ये हो रहा है कि ऐसा ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सारे काम करता था, बल्कि काम जो था वो डिवाइडेड था। ऐसा लगता है आर्कियोलॉजिस्ट इस उनका ये ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग होते थे वो क्या करते थे कि स्पेशलिस्ट होते थे। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को एक काम दिया गया, जैसे स्टोन कटिंग का काम, ये नहीं कि जो स्टोन कट कर रहा है वही पॉलिशिंग का भी काम करेगा, वही कार्विंग का भी काम करेगा। एक बंदा स्टोन कटिंग कर रहा है, दूसरा पॉलिशिंग का काम कर रहा है, तीसरा कार्विंग का काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्पेशलिस्ट होना, डिविजन ऑफ वर्क होना। अकॉर्डिंग टू जैसा हमको जो जिस काम में हमारी स्किल है वही काम हम करेंगे, हम सारे काम नहीं करेंगे। और इससे क्या होगा कि काम अच्छा होगा, जल्दी होगा, एफिशिएंसी आएगी। तो जिस तरह के रिमेन्स मिले हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, दोज रिमेन्स प्रूफ दैट पीपल वर स्पेशलिस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बना दे रहा था, उनको उस बात की पूरी स्किल उनके पास थी, तभी वो उसको बना पा रहे थे, ठीक है। लेकिन हर कोई स्पेशलिस्ट था ऐसी भी बात नहीं है। और ये भी नहीं पता चल पाया है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कि जो स्पेशलिस्ट थे वो कौन थे, मेल थे या फीमेल थी। सिर्फ मेन होते थे स्पेशलिस्ट, या वुमेन भी स्पेशलिस्ट होती थी, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ वुमेन और मेन दोनों ही स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हमको जो नेक्स्ट हमारा देखना था वो था इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के सर्च में लोग कहाँ जाते थे। रॉ मटेरियल पहले हमें इसमें समझना होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय रॉ मटेरियल, ठीक है। So it is in search of raw material.
रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो एक सब्सटेंस होता है, एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरली मिलता है, जैसे कि वुड है ना, मेटल्स के ओर होते हैं जिनसे मेटल निकलता है। तो जो नेचुरली मिलने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि फार्मर या हर्डर जिसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो इस तरह के नेचुरली प्रोड्यूस्ड जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस है और जिनको कि फार्मर ने प्रोड्यूस किया, ऐसे ही जो मटेरियल्स होते थे उनकी प्रोसेसिंग की जाती थी, ठीक है। और जब इनकी प्रोसेसिंग की जाती है तो उससे एक बिल्कुल ही नया सामान तैयार हो जाता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स को वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरली हो सकते हैं प्रोड्यूस्ड, या नेचुरली जो अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर जिसको कि फार्मर या हर्डर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनका प्रोसेसिंग होता है। और इस प्रोसेसिंग में क्या होता है कि वो जो रॉ मटेरियल होता है वो एक फिनिश्ड गुड में चेंज हो जाता है। तो जब रॉ मटेरियल है तो वो हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं होता है, लेकिन जब वो फिनिश्ड गुड में ट्रांसफ़र हो जाता है, बन जाता है वो एक फिनिश्ड गुड, तब वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जो फिनिश्ड गुड बन रहा है वो कैसे बन रहा है? वो इसी रॉ मटेरियल के थ्रू बन रहा है। तो रॉ मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर एक एग्जांपल से हम समझ लें कि रॉ मटेरियल क्या है, तो वो दैट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि उस समय अभी हमने जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि कपड़े के रिमेन्स मिले हैं। रिमेन्स ऑफ द क्लोथ इज फाउंड फ्रॉम द साइट्स ऑफ दीज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कपड़ा जो हमें मिल रहा है वो एक फिनिश्ड आइटम है ना, फिनिश्ड गुड है। वो कपड़ा कैसे बन रहा है? उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या होती है? वो कॉटन होता है, जो कि फार्मर प्रोड्यूस करते हैं अपने खेतों में, अपने फार्म्स में वो उगाते हैं, ग्रो करते हैं कॉटन को, ठीक है। तो ये कॉटन जो होती है ये एक रॉ मटेरियल होती है जो कि फार्मर जिसको प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे वो प्रोसेस से गुजरता है। जो कॉटन प्रोड्यूस हुआ है, फार्मर ने जिसको प्रोड्यूस किया है, उसको क्या किया जाता है? सबसे पहले उसका थ्रेड बनाया जाता है ना। फिर थ्रेड को क्या किया जाता है? वीव किया जाता है। वीविंग करने के बाद फिर उसकी और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे फुलर्स होते हैं, तो उसकी जो भी गंदगी वगैरह है उसको निकाल दी जाती है। फिर डाइंग भी होता है। तो उस समय तो इतना बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता था। हाँ, पहले सबसे पहले उसको थ्रेड बना दिया जाता था, फिर उसकी वीविंग की जाती थी। तो इस तरह से ये सारे प्रोसेस होने के बाद क्या तैयार होता है? हमारा क्लोथ तैयार हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो हम देखते हैं, इसी को हम रॉ मटेरियल कह रहे हैं। जो कॉटन जो कि प्रोड्यूस किया फार्मर ने, उससे एक कपड़ा तैयार हो रहा है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कॉटन है दैट इज़ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स हड़प्पन्स यूज़ करते थे, वो उसमें से कुछ जो रॉ मटेरियल्स थे वो ऐसे थे जो कि लोकली अवेलेबल था, मतलब आसपास के जगह में भी वो मिल जाता था। और कुछ ऐसे भी आइटम्स थे जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जाते थे, जो कि लोकली अवेलेबल नहीं होते थे, बल्कि उनको बहुत दूर दूर की जगह से लाया जाता था। जैसे कुछ है, हम लोग अभी देखेंगे, कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस स्टोन, ये सब जो थे वो बहुत दूर दूर से लाए जाते थे। वहाँ पे हड़प्पन साइट्स की जो जियोग्राफी है उसमें ये समझ आता है कि ये चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती थी। दीज थिंग्स वर नॉट लोकली अवेलेबल, सो दे वर ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ से लाई जाती थी, ठीक है। जैसे कॉपर उस समय बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता था फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स, ठीक है। तो कॉपर हड़प्पन साइट्स में कॉपर कहाँ से आते थे? ये आते थे राजस्थान, प्रेजेंट डे राजस्थान से।
प्रेजेंट डे राजस्थान से आते थे, और इसके अलावा ओमान जो कि वेस्ट एशिया में है, ओमान से भी आता था। ठीक है, तो कॉपर कहाँ से आता था? रसिया, ये राजस्थान से और ओमान से। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड ओमान कितनी दूर है, वेस्ट एशिया का पार्ट है, तो वहां से आता था कॉपर। ठीक है, और इसी तरह से टिन जो है वो भी उस समय बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि टिन को कॉपर के साथ मिलाने से क्या बन जाता है, जब व्हेन टिन इज मिक्स्ड विथ कॉपर इट बिकम्स ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के भी बहुत सारे आइटम्स मिले हैं वहाँ पे एक्सकवेशन में, तो टिन भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता था। और ये टिन कहाँ से आता था? ये टिन जो है वो आज के अफगानिस्तान और इराक से आता था। ठीक है, टिन आता था अफगानिस्तान और इराक से। तो और टिन और कॉपर को मिला के क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है। टिन में अगर हम कॉपर मिलाएंगे तो जो बनकर तैयार होगा वो क्या होगा? ब्रॉन्ज। ठीक है, इसी तरह से गोल्ड के भी रिमेन्स वहाँ पे मिले हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिले हैं। अब गोल्ड जो है वो कहाँ से आता होगा? द आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस गोल्ड कुड हैव कम फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। ठीक है, गोल्ड जो है वो गोल्ड कर्नाटका से आता था। ठीक है, और इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स भी आते थे। प्रीशियस स्टोन्स जो आज के समय का गुजरात है, ईरान है और अफगानिस्तान है। तो ये कॉपर हमने देख लिया, टिन हमने देख लिया, गोल्ड हमने देख लिया, और चौथा जो है हमारा वो है प्रीशियस स्टोन। ये कहाँ से आता था? ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आता था। ठीक है, गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो इस तरह से इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि मतलब जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, आज से 4700 ईयर्स अगो, व्हेन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर नॉट डेवलप्ड, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप था, स्टिल पीपल यूज टू ब्रिंग दीज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। ये बहुत ही बड़ी बात है कि किस तरह से लोगों के लिए मतलब मटेरियल्स का क्या इम्पोर्टेंस था, चीज़ों को बनाना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। और कुछ ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं जिससे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हमें पता चलता है। जैसे कि एक टॉय मिला है, और वो जो टॉय है वो एक तरह का एक जिसमें व्हील लगा हुआ है, एक तरह का व्हीकल हम कहेंगे, जिससे कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये टॉय है। इसी तरह से एक सील जो मिला है उस पर जो डिस्क्रिप्शन, जिस तरह से जो कार्विंग की हुई है वो बताता है कि बोट भी उस समय यूज होते थे, ऐसा उस सील को देख के यही समझ में आता है। तो इस तरह से ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उस समय अवेलेबल थे। लेकिन जिस तरह की जो कंडीशंस हम मतलब जो 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 जिस पीरियड की बात कर रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल्स के इतने डिस्टेंट प्लेसेस से चीज़ों को लाना, इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट होता होगा ये बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोग लाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आती थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फूड फॉर पीपल इन द सिटी। जो शहर में लोग थे उनके फूड की क्या कंडीशन थी, क्या खाते थे, कैसे खाते थे। ठीक है, अच्छा ये जो है जो प्रेसियस ये मटेरियल्स कहाँ से आते थे, प्लेसेस है और ये मटेरियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैचिंग में आपके ये क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मैच द कॉलम होता है ना,
उसमें ये क्वेश्चन रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। ओके, सो व्हाट वी फाइंड कि वहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी उसमें दोनों तरह के सिविलाइजेशन थे। जैसे कुछ सिटीज़ थे, जैसे हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, कुछ ये सिटीज़ हुआ करते थे। और इन सिटीज़ के जो बिल्कुल एजेस पे जो जगह होती थी जिनको हम कंट्री साइड कहते, तो कंट्री साइड में क्या होता था, जो पीपल रहते थे, पीपल हु यूज्ड टू लिव इन द कंट्री साइड, दे ग्रीव क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। सिटी में क्रॉप्स नहीं होते थे। सिटी में तो रहने वाले लोग स्क्रिप्ट्स होते थे, देन क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, है ना, रूलर्स होते थे। वहाँ पर फूड ग्रोअर्स या एनिमल रियरिंग करने वाले फार्मर और हर्डर्स वहाँ पर नहीं होते थे, बल्कि जो कंट्री साइड था वहाँ पर फार्मर्स एंड हर्डर्स हुआ करते थे। ठीक है, और ये जो फार्मर्स एंड हर्डर्स जो कंट्री साइड में थे, दे सप्लाइड फूड टू पीपल हु यूज्ड टू लिव इन द सिटी, द रूलर्स, द स्क्रिप्ट्स एंड द क्राफ्ट पर्सन्स। उनके लिए खाना, जो भी फूड के चीज़ें हैं, उनको उसकी सप्लाई कहाँ से आती थी? इसी फार्मर और हर्डर से आती थी, जो कि कंट्री साइड में रहते थे। ठीक है, और जो रिमेन्स हमें मिले हैं हड़प्पन साइड से, उससे ये पता चलता है कि पीपल यूज्ड टू ग्रो wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed, mustard, ये सारी चीज़ें जो कि हम आज भी खाते हैं। wheat, it is one of the staple food of present time, है ना, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड आइटम है ये वीट, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। इसी तरह से बार्ली, बार्ली भी हमारे यहाँ आज भी इसकी खेती होती है। फार्मर्स ग्रो बार्ली एंड वी यूज बार्ली, वी ईट बार्ली। ऐसे पल्सेस का भी इस समय, पल्सेस वर ऑल्सो ग्रो एंड पीपल ईट, है ना। इसके अलावा पीस थे, पीस जो कि आज भी पीस खाते हैं। इसी तरह से राइस, है ना, सेसमे was also produced at that time, और आज भी हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह से linseed, these were grown in the हड़प्पन cities, countryside में, है ना। और मस्टर्ड, तो अगर हम देखें तो ये सारी चीजें जो हैं, all these are grown today and consumed by us। हम इन सब चीज़ों को आज भी कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह का जो एक हम कह सकते हैं कि जो सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग जो हुई और उस समय जो चीज़ें हम खाते थे आज भी हम खा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमें रिलेट करता है कि हम इंसान जो है वो उसके जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो एक ही जैसी होती है, वो बदलती नहीं है। And one more thing is about this civilization कि इसमें कुछ ऐसे भी एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि एक नया टूल, जिसको हम प्लॉ कहते हैं, that started to be used in the farming activity, PLOUGH। ठीक है, अब ये प्लॉ क्या होता है? प्लॉ जो होता है, इट्स अ टूल थ्रू विच द
अर्थ इज डिग्ड, अर्थ में डिगिंग की जाती है, अर्थ में डिग करके हल्का सा गड्ढा हो गया, फिर उसमें क्या होता है, उसमें सीड्स डाले जाते हैं। तो इसके लिए सीड डालने के लिए जो गड्ढा करना होता है, डिगिंग करनी होती है, उसके पर्पज से ये प्लॉ जो है वो यूज होता है। ठीक है, अर्थ को टर्निंग द सॉइल होता है एंड देन सीड्स उसमें डाल दिए जाते हैं। तो ये प्लॉ जो है वो उस समय यूज होने लगा था। इस बात की प्रोबेबिलिटी है, एविडेंसेस हैं। हालांकि द आर्कियोलॉजिस्ट आर नॉट एबल टू फाउंड द रियल प्लॉ जो कि वुड से बना होता था, वो नहीं मिला है, रियल प्लॉ नहीं मिला है। क्या मिला है वो है टॉय प्लॉ, जो आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन में हड़प्पन साइट से या अदर साइट्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वहाँ से जो मिला है दैट इज टॉय प्लॉ। तो जब टॉय प्लॉ मिला है तो इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रियल प्लॉ भी होते होंगे, तभी तो टॉय प्लॉ बना। क्योंकि जब भी अपने आज के टाइम को ही अगर हम देखें तो जिन चीज़ों को भी जो 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 टॉयज हमारे सामने होते हैं वो रियल चीज़ें होती हैं, तभी वो टॉयज बनते हैं। तो इस तरह से टॉय मॉडल्स के बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एट दैट टाइम पीपल स्टार्टेड यूजिंग प्लॉ in order to turn the soil and planting the seeds. ठीक है, and this is the reason where rainfall was not very good, है ना। रेनफॉल बहुत अच्छा होने वाला ये रीज़न नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो नॉर्थ वेस्टर्न हमारा पार्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं होती आज के समय में भी, और उस समय भी यही इसी बात का जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है वो यही कहते हैं कि ये अच्छी बारिश वाली जगह नहीं थी। और इस कारण क्या था कि बारिश अगर नहीं होगी और फार्मिंग हो रही है तो फिर क्या होगा, फार्मिंग कैसे होगा। इन ऑर्डर टू डू दिस फार्मिंग एक्टिविटी देयर विल बी नीड ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, है ना। तो उस समय के जो लोग थे वो इरिगेशन को भी यूज़ करते थे। जैसे कि इरिगेशन के लिए क्या किया जाता था, वाटर को लोग स्टोर करते थे और फिर ये वाटर जो स्टोर किया गया उसको सप्लाई करते थे फील्ड्स में, ताकि प्लांट्स को पानी मिल सके और वो ग्रो कर सके। तो इस समय हम देखते हैं कि जो फार्मिंग एक्टिविटी है उसमें प्लॉ का तो यूज होना ही लगा था, साथ ही साथ इरिगेशन भी इरिगेशन फैसिलिटीज भी स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर बारिश अच्छी नहीं होती थी। ठीक है, अब इसके अलावा पीपल फार्मिंग तो करते ही थे, साथ ही साथ देवर हर्डर्स ऑल्सो, बिकॉज दे रियर्ड कैटल, शीप, गोट, बफेलो, है ना। इस तरह के सारे एनिमल्स को वो रियरिंग करते थे। और एनिमल्स के लिए क्या चाहिए, दीज आर ऑल ग्रास ग्रेसिंग एनिमल्स, है ना। तो इन एनिमल्स के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, पैस्चर की रिक्वायरमेंट होगी। पैस्चर क्या, वही ग्रास जो कि वो खाते हैं, है ना। तो पैस्चर की जरूरत होगी और वाटर की जरूरत होगी। और ये जो एरिया जिस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि इंडस रिवर है और उसके 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जो रीजन है वहाँ पे पैस्चर जो था वो अच्छे मतलब बढ़िया से अवेलेबल हुआ करता था। ठीक है, तो कैटल को के लिए भी बहुत अच्छी बात थी। लेकिन ड्राई समर मंथ्स जब होते थे तो फिर क्या होता था कि उस समय पैस्चर की कमी हो जाती थी, ग्रास की कमी हो जाती थी, क्योंकि समर में बिल्कुल ड्राई हो जाता है सीजन, तो ग्रास का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। तो इसलिए ऐसे में क्या होता था कि जब समर सीजन आता था तो जो हर्डर्स होते थे, जो कैटल रियरिंग करने वाले लोग होते थे, पीपल हु रियर्ड कैटल, they have to go to in greater distance in search of grass and water, because they cannot their cattle cannot survive without grass and water, so they have to go to distant places in order to search for this grass and water. And other than being this farmer and herder, people also used to be gatherer.
ठीक है। लोग अभी भी गैदरिंग का काम करते थे, जो डिफरेंट प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको जैसे फ्रूट्स हैं, डिफरेंट सीड्स हैं, उसको गैदर करते थे एंड उसको खाते भी थे। इस तरह से लोग फिश भी कैच करते थे, दे कॉट फिश ऑल्सो एंड दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट कि सिटी का डेवलपमेंट हो गया, सिविलाइजेशन आ गई तो पीपल स्टॉप डूइंग अदर थिंग्स जो कि पहले से करते आ रहे थे। अभी भी आज के समय में भी जबकि रूलर्स हो रहे हैं, स्क्रिप्ट्स हो रहे हैं, क्राफ्ट पर्सन्स हो रहे हैं, इतने सारे तरह तरह के क्राफ्ट आइटम्स बन रहे हैं, दूर दूर से रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है, फिर भी पीपल स्टिल वर हंटर्स, पीपल स्टिल वर गैदरर्स। ठीक है, पीपल हंटर भी थे, गैदरर भी थे, फार्मर भी थे और हर्डर भी थे, सारे काम एक साथ। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन in the next class.